सर आपकी आवाज़ अभी भी क्रैक हो रही है और स्क्रीन भी विजिबल नहीं। सर स्क्रीन विजिबल है आपकी, थोड़ी वॉइस लैग कर रही है बीच में। सॉरी एवरीवन। सर मुनीब, मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है जी सर। और वॉइस भी क्लियर है। ये सर। ओके। तो हमें टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के कंसेप्ट को समझ लिए कि टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। कि हम उसको इस तरह नहीं मेजर करते कि जो हमने टाइम टोटल प्रोग्राम ले रहे हैं हम उसको नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिहाज से मेजर करते हैं। और इसी तरह हम स्पेस को भी जो टोटल प्रोग्राम ने स्टोरेज ली होती है इस तरह नहीं मेजर करते, हम उसको इस तरह मेजर करते हैं कि जो हमारे ऑपरेशंस या फिर इनपुट स्टोर हुई है मेमोरी में वो कितनी मेमोरी ले रही है। तो ओके। सो हम टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम उसको एक नोटेशन के जरिए नॉमिनेट करते हैं कि हम उसे शो करते हैं कि बिग ओ नोटेशन के जरिए। वैसे तो तीन तरीके से हम शो कर सकते हैं जो कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। एक तो होती है वर्स्ट केस, और एक होती है एवरेज केस, और एक होता है बेस्ट केस। लेकिन हम हमेशा वर्स्ट केस के लिहाज से जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोग्राम वर्स्ट कंडीशंस में कैसे काम करता है। क्योंकि बेस्ट और एवरेज केस इतना मैटर नहीं रखते जितना वर्स्ट केस रखता है। तो इसलिए हमेशा हम बिग ओ नोटेशन को ही यूज करते हैं, क्योंकि हमने स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी के वर्क के मेजर करना होता है। अच्छा, सबसे पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी के हम केसेस की बात कर लेते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमने अगर किसी भी एल्गोरिथम या किसी भी प्रोग्राम की वर्किंग को शो करना हो तो हम बिग ओ नोटेशन के साथ ब्रैकेट्स में डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि एन है, वन है, और log ऑफ एन है, और log ऑफ एन, और उसके अलावा एन स्केयर हो सकता है। ये डिफरेंट किस्म की जो नोटेशंस हैं हम इन्हें डिस्क्राइब इस तरह करते हैं कि जिस तरह हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है हम इन नोटेशंस को वन बाय वन यूज करते हैं। जो सबसे बेस्ट केस होता है जिसमें हमारे टाइम की कम्प्लेक्सिटी सबसे कम होती है वो ओ ऑफ वन होता है। मसलन कि उसमें पीगो नोटेशन का जो साइन है वो और उसके साथ ब्रैकेट्स में वन होता है, क्योंकि उसमें हमारे जो टाइम की कम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो इसलिए उस सूरत में हमारा जो बेस्ट केस है उसमें हमारी जो नोटेशन है वो जीरो ऑफ वन होती है। उसके अलावा इसकी एग्जांपल इस तरह है कि एरे में हम एक इंडेक्स के जरिए किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं, तो वो एक बेस्ट केस है टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए। उसमें हमारी सिंपली हमने एक एरे में से एक इंडेक्स को फाइंड करके उसका वो जो एलिमेंट है उसको फाइंड कर लिए, तो इसमें जो है टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम हो। उसके बाद जो लोगरिथमिक है टाइम कम्प्लेक्सिटी, उसकी जो आइडेंटिफाई करने का मेथड है उसको हम बिग ओ नोटेशन log ऑफ एन से आइडेंटिफाई करते हैं। और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में ये होता है कि हम एरे के एक एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं जिसको हम टारगेट
सर अहमद, आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं। तो सर का इंटरनेट कनेक्शन है तब तक। लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, काइंडली कोई कंफर्म करेगा कि मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी सर, आपकी आवाज़ भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी विजिबल है। ओके मैम। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो आज जैसे अभी सर ने काफी डिस्कशन कर ली है कि हमारी हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली है। अब हमने कल पढ़ा था कि हमारा एक स्टेप होता है कि हमने एनालाइज करना है कि हमारी जो इनपुट है और जो हमारी आउटपुट है वो हमने आउटपुट अपनी निकाल लिया किसी एल्गोरिदम के जरिए। सही है। नाउ द स्टेप इज कि मैंने अब कैसे चेक करना है कि मेरा एल्गोरिदम फास्ट है कि नहीं है, बिकॉज कल हमने पढ़ा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस। ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने अब चेक करना है कि मैंने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो निकाल लिया है, अब आया कि ये सोल्यूशन ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है। तो डीएसए की टर्म्स में दो हम नोटेशंस यूज करते हैं जिनको हम बिग ओ नोटेशंस कहते हैं, जिसमें हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है। अब टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है? अब अक्सर लोग सोचते हैं 4 मिली सेकेंड्स में मेरा रन टाइम है, मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, 20 मिली सेकेंड्स आ रहा है, ये हो रहा है। ठीक है। बट द कंसेप्ट इज कि मेरी
इनपुट साइज इंक्रीज करने से मेरे एल्गोरिदम पे कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास इनपुट साइज है 2। ठीक है, मैंने एल्गोरिदम चलाया, मेरा एक सिंगल फॉर लूप था, लूप चला 2 टाइम्स, मेरी अब कम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n है। ठीक है, O ऑफ n मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अरे में, मेरा फॉर लूप उतनी दफा चलेगा। ठीक है, तो आई जस्ट से इट के मेरी कम्प्लेक्सिटी हो गई है O ऑफ n। लेट मी ट्राई इफ माय एनोटेशंस वर्क। ओके, सो ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या मतलब है उसका। ठीक है, मैं कहता हूं कि मेरी एक इनपुट अरे है। ठीक है, जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3। ठीक है, अब मेरे पास 3 एलिमेंट्स गिवन है। ठीक है, अब लेट्स से मैं इसके ऊपर फॉर लूप लगाता हूं। ठीक है, मैंने इस पूरी अरे पे इटरेट करना और मैंने फॉर लूप लगाया है। तो कोई बताएगा मुझे कि ये लूप मेरा कितनी दफा चलेगा? इन 3 एलिमेंट्स के लिए मेरा फॉर लूप मैंने पूरी अरे पे ट्रेवर्स करना है, ये लूप मेरा कितनी दफा चलेगा? एनीवन? सर 3 दफा। 3 दफा चलेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, मेरा 3 दफा चला। अब मैंने कहा कि मेरे 4 एलिमेंट्स हो गए हैं, मेरा लूप 4 दफा चला। 5 एलिमेंट्स हो गए हैं, मेरा लूप 5 दफा चला। यानी कि जैसे जैसे मेरा इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा है, मेरी जो कम्प्लेक्सिटी है वो उसी उसी तरह बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मैंने कह दिया कि भाई मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई है? O ऑफ n। ठीक है, तो अब इस तरह हमने अपने एल्गोरिदम की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है कि जब मेरा ये इनपुट साइज इंक्रीज कर रहा है किसी एल्गोरिदम में, तो मेरी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कि ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर 10,000 एलिमेंट्स चला दूं तो मेरी कम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही है। ठीक है, तो हमने इन बेसिस पे अपनी कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालनी है कि वो बेसिकली होती क्या है। ठीक ठीक है, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कंसेप्ट हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि किस किस किस्म की टाइम कम्प्लेक्सिटीज होती हैं। यही चीज हमारे पास स्पेस में है। ठीक है, अब ये चीजें दो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास? टाइम इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितना फास्ट है, कितना ऑप्टिमाइज्ड है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेबसाइट की बात करूं, तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर किसी बटन क्लिक पे कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो ये तो नहीं हो रहा कि मेरा एल्गोरिदम ही इतना स्लो है कि यूजर ने क्लिक कर दिया और वो अब 10 मिनट तक बैठा हुआ है कि डाटा उसका लोड हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि भाई यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि यूजर तो कभी भी वेट नहीं करेगा कि आपका कि आप एक लूप चला रहे हैं, उसके अंदर एक और लूप चला रहे हैं और यूजर बटन क्लिक करके इंतजार करे कि ठीक है चल जाएगा तो मैं वेट करता हूँ। ठीक है, अब इसलिए हमें बटन क्लिक्स पे या किसी भी कोई एक्शन परफॉर्म करने पे जो हमारा एल्गोरिदम है उसे फास्ट करना होता है ताकि यूजर को सीमलेस एक्सपीरियंस जाए। ठीक है, अब हम डीएसए की बात करें तो हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन होती है, हमने उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करना है कि हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी दोनों ऑप्टिमाइज हो। अब दोनों की इंपॉर्टेंट है। टाइम तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि यूजर को हमें बेटर एक्सपीरियंस देना है और इसके अलावा एल्गोरिदम फास्ट होना चाहिए। हमारा सिस्टम एप्लीकेशंस जितनी होती हैं उसमें हर चीज़ काउंट कर मैटर कर रही होती है, तो हमें बेस्ट केस की तरफ जाना है। ठीक है, अब स्पेस क्यों इंपॉर्टेंट है? ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो अपनी एप्लीकेशन बनाई है वो अब सिस्टम में उसको इतनी ज़रूरत भी नहीं है और वो अननेसेसरी स्पेस बनाती जा रही है। ठीक है, उसकी क्या गलती होगी? मैंने कोई एल्गोरिदम लिखा है,
ठीक है, मैं अब कॉन्शियस नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इनपुट आई है, मैंने कहा मैंने आउटपुट बनानी है, मैं जो मर्जी करूँ, मैं जितने मर्जी वेरिएबल्स बनाता जाऊँ, मुझे सिर्फ आउटपुट चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे बढ़ेगी? लेट्स से मैंने बना दी है कि डिफरेंट, मैंने स्पेस बना दी है, मैं डिफरेंट वेरिएबल्स बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, एन, बी, सी। ठीक है, मैंने ये बना लिया है। तो अब क्या मेरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी इससे इंक्रीज होती जाएगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? यस सर। मैम कैसे आप आई इसको आई एक्सप्लेन कर सकते? आई थिंक कि जी आई थिंक कि जो जो हम वेरिएबल्स इंक्रीज करते जाएंगे दे विल टेक सम स्पेस। मेमोरी में स्पेस तो एलोकेट होगी जब भी कोई वेरिएबल नया बनेगा। सो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ज़्यादा स्पेस जो है एलोकेट होती जाएगी। ठीक है, बिल्कुल यही जो मिसकंसेप्शन है ना, वो हम सबको होती है कि भाई मैंने वेरिएबल्स बनाता जा रहा हूँ, मेरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, बट ऐसे नहीं है। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने एन क्रिएट किया, उसने मेरी मेमोरी में जाके जगह लेनी है, मैंने बी क्रिएट किया, उसने मेरी मेमोरी में जाकर जगह लेनी है, मैंने सी क्रिएट किया, उसने मेरी मेमोरी में जाकर लेनी है, बट स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसको मैयर नहीं करती। ठीक है, ये मेमोरी स्पेस है, वो मेमोरी लेयर है वेरिएबल। बट हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिदम ये कहता है कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी ऑफ वन से ऑफ एन तब जाएगी कि जब मैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनपुट ग्रोस दोनों जगह पे, अगर आप देखें इसे टाइम कम्प्लेक्सिटी में भी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में भी, कि जब मेरी इनपुट बढ़ रही है तो मेरे टाइम और स्पेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब अब ये मैंने वेरिएबल एक बाहर बनाया हुआ है, ये इस पे इनपुट साइज इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक वेरिएबल बना हुआ है, मैं उसको आगे अपडेट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक फोर लूप भी लगाया हुआ है, मैंने array पे, मैंने फॉर लूप में इसकी एन की वैल्यू अपडेट की है। ठीक है, अब क्या इनपुट साइज मेरा इंक्रीज करने से मेरे इस एन पे फर्क पड़ रहा है? नहीं। मेरे लूप के अंदर जाके वो इसी एन को अपडेट करता जाएगा। पहले उसकी वैल्यू 5 थी, ठीक है, अगर लूप के अंदर मैंने कोई कुछ लगाया कि डबल करने का, तो भाई तुम 10 कर दो, उसने 10 कर दिया, लेकिन उसने इनपुट साइज के इंक्रीज करने पे मेरे स्पेस को फर्क नहीं डाला। ठीक है, मेरे उतने इनपुट साइज इंक्रीज करने से मेरे नए वेरिएबल्स नहीं क्रिएट हुए, पुराने वेरिएबल्स में ही उसने अपडेट किया है। ठीक है, तो अब कब स्पेस कम्प्लेक्सिटी कब इंक्रीज होगी? ठीक है, अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, मैं कहता हूं कि मेरे पास इनपुट साइज है एन। ठीक है, ये मेरा इनपुट साइज है। ठीक है, मैं कह देता हूं 4 है। ठीक है, फिर मैंने एक चीज लिखी है कि मैं इस इनपुट को यूज करके एक अरे बना रहा हूं। मैंने अरे बनाई कि जितने भी तुम्हारे पास डिजिट्स है ना, ठीक है, जितना भी इनपुट साइज तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उतने एलिमेंट्स की एक अरे क्रिएट कर दो। ठीक है, ये वाली लाइन समझ आ रही है आपको? अगर किसी को नहीं आ रही तो यू कैन आस्क। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मैंने कहा कि मेरा एन 4 है, ये 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं कि मैं इस इनपुट साइज को यूज करके एक अरे बना रहा हूं, जो इनपुट साइज के इंक्रीज होने से इंक्रीज करती जाएगी। राइट, अब डेफिनेटली इनपुट साइज इंक्रीज होगा, अरे का साइज इंक्रीज होगा, अरे का साइज इंक्रीज होगा, मेमोरी ज्यादा यूज करेगी। ठीक है, तो ये अब ओ ऑफ वन स्पेस नहीं ले रहा, ये अब इनपुट साइज के इंक्रीज करने से उतनी ही स्पेस घेरेगा मेरी मेमोरी में। ठीक है, तो ये बेसिकली स्पेस कम्प्लेक्सिटी है कि इनपुट साइज के इंक्रीज करने से मेरे जो स्पेस है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। सेम इज द केस विद टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि मेरी इनपुट इंक्रीज होने से मेरे कम्प्लेक्सिटी में क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये बेसिक्स हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी की। अक्सर हम समझते हैं कि मैंने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बना लिया तो मेरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ऊपर चली गई है। हमने उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमने देखना है कि इनपुट साइज इंक्रीज करने से मुझे क्या, मेरी आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरी कम्प्लेक्सिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। आई होप इट्स क्लियर। अभी तक अगर किसी का टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में कोई इश्यू है कि क्या है, तो यू कैन आस्क। ठीक है, सर अहमद आप अवेलेबल हैं? जी सर, मैंने ज्वाइन कर लिया था। ठीक है सर, मैंने बस स्टार्ट। आप अपना सेशन कंटिन्यू कर लें। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, सर मेरी स्क्रीन विजिबल?
जी सर विजिबल, आप स्क्रीन आप कंटिन्यू कर लें। ओके। अच्छा, सर ने स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया। मैं इसमें बस कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। जो वेरिएबल और अरे के बारे में सर ने डिस्क्राइब की कि जो वेरिएबल होता है ना, वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से मेमोरी में एक सिर्फ फिक्स लोकेशन लेता है। सिर्फ एक फिक्स लोकेशन लेता है, और उसकी जो मेमोरी होती है वो भी फिक्स्ड होती है कि वो इतनी ही मेमोरी लेगा। उसके अलावा जो अरेज होती है ना, वो मेमोरी में लोकेशन ज़्यादा ऑक्यूपाई करती हैं, क्योंकि हम उनमें एलिमेंट को अपेंड भी कर सकते हैं, एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं, और एलिमेंट को उसमें से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा उनके इंडेक्सेस स्टोर होते हैं अरेज के उसके साथ। तो इस वजह से वो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है अरेज में ज़्यादा होती है बदरजे जो हमारे जो होते हैं वेरिएबल्स। इसलिए जैसे जैसे हम अरेज जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे प्रोग्राम की ओवरऑल ग्रो करती है। अगर आप अरेज के साथ काम करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप बड़ी अरेज बनाएंगे, 2D 3D अरेज बनाएंगे, उनमें एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है, और वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं हमारी मेमोरी में। इसलिए इसका कंसेप्ट स्पेस कम्प्लेक्सिटी का वेरिएबल्स में कम होती है और अरेज में ज़्यादा होती है। अगर इस लिहाज से किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो। सर इट्स क्लियर, आगे हम चल सकते हैं। ओके। अगर सबको क्लियर है तो हम आगे इसके कंसेप्ट को समझ लें। अच्छा, कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी की ये एग्जांपल्स के साथ समझाया गया है कि किस नोटेशन के लिए हम कौन सी एग्जांपल को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सबसे पहले पढ़ा था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिए अगर वैल्यू कांस्टेंट हो तो वो सबसे कम टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। तो वो वैल्यू कांस्टेंट कैसे होगी? तो वो कांस्टेंट इस तरह होगी कि अगर हम एक अरे में से एक इंडेक्स के नंबर को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, तो उस पार्ट में सबसे कम टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी, क्योंकि हमें पता भी है कि हमने कौन से एरे के एलिमेंट को टारगेट करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमने डायरेक्टली उसका इंडेक्स नंबर लिख दिया, तो उसने उस इंडेक्स नंबर से फौरन जाके एक एलिमेंट को उठाया और हमें आउटपुट में दे दिया। तो ये सबसे इजी मेथड है, और इसमें हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी सबसे कम होगी जो कि कांस्टेंट होगी। लेकिन अगर हम सेकंड पोर्शन पे देखें तो ओ ऑफ एन है। ओ ऑफ एन एरे में हमने अब एक नंबर ढूंढना है, लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन सी लोकेशन पर है। अब एरे की जो साइज है वो कुछ भी हो सकती है, 1 से लेकर 100 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है। लेकिन हमने उसमें से जो एलिमेंट ढूंढना है उसकी हमें इंडेक्स नहीं पता, और ना ही हमें पता है कि वो एलिमेंट कौन सी लोकेशन पर है। हमने उसको फाइंड करना है। तो हम फिर उसके लिए जो एल्गोरिथम यूज करेंगे वो हम फाइंड आइटम नाम का एक हमने फंक्शन बना लिया, और उसमें हम एलिमेंट को फाइंड करेंगे जो हमने फाइंड करना टारगेट एलिमेंट, और हम उसमें लूप लगा लेंगे। तो इसमें क्या होगा कि वो एलिमेंट्स को फाइंड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, चाहे वो स्टार्टिंग नंबर पे हो चाहे वो लास्ट इंडेक्स पे हो, तो वो पूरी लूप को चलाएगा। तो ये जो टाइम कम्प्लेक्सिटी लेगा ना, वो लीनियर लेगा। मतलब एन नंबर तक लूप चलेगी, हमें पता नहीं है एन नंबर क्या है। वो 0 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, वो 10,000 भी हो सकता है। तो इस टाइम पे हमारी टाइम कम्प्लेक्सिटी एन नंबर तक जाती है। सबसे जो बेस्ट है उससे थोड़ी सी ये ज्यादा टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑक्युपाई करता है। उसके अलावा ओ ऑफ एन स्केयर आ जाती है, क्वाड्रेटिक आ जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो एलिमेंट है हमने अगर एक्सेस करना है, मिसाल के तौर पर 2D अरे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अरे के अंदर अरे है, उसमें से एलिमेंट एक्सेस करने के लिए डबल लूप लगानी पड़ेगी।
तो वो डबल लूप लगाने के लिए हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी इससे। तो वो पहले अगर ओ ऑफ एन था, तो जब हम सेकंड लूप लगाएंगे तो वो ओ ऑफ एन स्केयर हो जाएगा, क्योंकि हमने अरे के अंदर अरे है उसमें से एलिमेंट को एक्सेस करना। और लास्ट वाली होती है ओ ऑफ लोगरिथमिक ऑफ लॉग एन। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह होता है कि हमने इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल देखी थी बाइनरी सर्च अरे। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो अरे है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मिड पॉइंट से हमने अरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर हम फाइंड करते हैं कि जो हमारा टारगेट नंबर है वो जो अरे हमने पोर्शंस पार्ट्स में डिवाइड किया है उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। इससे ये होता है कि अगर हमने दो पार्ट्स में अरे को डिवाइड किया है, तो हम पहले पार्ट में सर्च करते हैं पहले। अगर हमें पहले पार्ट में ही मिल जाए अरे जो टारगेट नंबर है, तो उससे हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। सबसे जो बेस्ट केस होता है वो ओ ऑफ वन होता है। उसके बाद जो बेस्ट केस होता है वो ओ ऑफ लॉग एन होता है। और उसके बाद ओ ऑफ एन, और इसी तरह लास्ट वाला ओ ऑफ एन स्केयर होता है। तो ये कुछ टाइम कम्प्लेक्सिटी के आइडेंटिफाई करने के मेथड है, और इनमें बेस्ट और वर्स्ट केस है। उसके बाद स्पेस कम्प्लेक्सिटी। जिस तरह टाइम कम्प्लेक्सिटी को हम मैयर करते हैं ऑपरेशंस के लिहाज से, इसी तरह हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी को मैयर करते हैं कि जो हमारे इनपुट साइज है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमारा जो टाइम है ऑपरेशंस के लिहाज से ग्रो करता है, इसी तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हमारा जो इसकी कम्प्लेक्सिटी होती है वो इनपुट साइज के लिहाज से ग्रो करती रहती है। जैसे जैसे इनपुट्स बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे वो ग्रो करती रहती है। इसमें हमने देखा था कि सबसे बेस्ट जो होती है स्पेस कम्प्लेक्सिटी वो ओ ऑफ वन होती है। वो इस तरह होती है क्योंकि इसमें हम जो वेरिएबल्स को स्टोर कर रहे होते हैं, और वेरिएबल्स फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, और उनकी मेमोरी भी वो ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करते। जबकि दूसरी साइड पे जो अरेज होती हैं उनमें हमने इंडेक्सेस और एलिमेंट्स को स्टोर किया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके अलावा वो एलिमेंट्स को हम अपेंड या फिर रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो अरेज की कम्प्लेक्सिटी होती है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। सर ये ऑक्सिलरी का कंसेप्ट जरा आप एक्सप्लेन करते हैं, ऑक्सिलरी स्पेस। इसका मुझे नहीं पता, अगर आपको इसका है तो काइंडली इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। सर मेरी आवाज़ आ रही? जी सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, सर अगर जो आपको आपने इसका लिखा पता है हुआ तो है आप। उसका मतलब है द एक्स्ट्रा मेमोरी एन एल्गोरिदम यूजेस व्हाइल रनिंग एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द इनपुट इटसेल्फ। यानी कि आई गेस आपके पास इनपुट डाटा होगा, कोई अरे होगी, स्ट्रिंग होगी, ठीक है, लेकिन हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस बनानी पड़ेगी अपना आंसर कंप्यूट करने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को ऑक्सिलरी स्पेस कह रहा है। ओके सर। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने आंसर तक पहुंचने के लिए कोई टेम्परेरी वेरिएबल्स बना रहे हैं, जैसे हम टेम्प वगैरह बनाते हैं, ये टेम्प बनाया हुआ है ना आपने, आई गेस। तो इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स जो हम सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए बनाते हैं, ठीक है, जिनका इनपुट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमें आउटपुट तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं, तो वो ऑक्सिलरी स्पेस क्रिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। बाकी सर कल आप इसको ना थोड़ा डीप में स्टडी करके कल कल के लेक्चर में भी प्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, श्योर। अच्छा, यहाँ पर कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं जो कि हम कम्प्लेक्सिटी को मैयर करने के लिए शो करते हैं। सो जो एरे के इंडेक्स के जरिए एक्सेस करने के लिए हम ज़्यादातर जो हमारी कम्प्लेक्सिटी होगी वो जीरो ऑफ सॉरी बिग ओ ऑफ वन होगी, और उसी तरह स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इसकी बिग ओ ऑफ वन होगी।
लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें अनसॉर्टेड अरे है, उसमें से हमने एलिमेंट्स को सर्च करना है, तो हमें नहीं पता कि जो एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पर है। तो हम पहले उसको अरे को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ ऑफ एन होगी, और इसी तरह इसमें जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 0 ऑफ 1 होगी। इसी तरह ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें एक्चुअली स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। वो क्या क्या होती है वो ये सारी लिखी हुई। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पूरे लेक्चर में पढ़ा है उसके कुछ की टेकअवेज है कि हमने सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि बिग ओ क्या डिस्क्राइब करता है, कि हम जो फर्स्ट केस है उसको मेजर करते हैं कि हम अपने टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जो वर्स्ट और बेस्ट केस है उनको कैसे मेजर करें। इसी तरह हमने देखा था कि कांस्टेंट और नॉन डोमिनेंट टर्म्स जो होती हैं वो मैटर नहीं करती। जो हमारा सबसे ज्यादा वैल्यू वाला होता है वेरिएबल और नोटेशन, उसको हम सिर्फ रख लेते हैं। जैसे कि अगर एन स्केयर और एन और कांस्टेंट आ जाए, सबसे हाईली डोमिनेंट वैल्यू होती है एन स्केयर, उसको सिर्फ रख लेते हैं। बाकी सारी जो कांस्टेंट और जो नॉन डोमिनेंट वैल्यूज है वो मैटर्स नहीं करती। इसी तरह हमने पढ़ा था कि जो सबसे आइडियल केस होता है वो बिग O ऑफ 1 होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी जो स्पेस और टाइम है वो सबसे कम यूज हुआ होता है। उसके बाद जो एक्सीलेंट सिनेरियो होता है वो O log ऑफ n होता है, जिसमें हमने देखा था लॉगरिथमिक सिचुएशन थी। उसके अलावा सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन होती है जिसमें हमारी टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर होता है। और इसके अलावा जो हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अगर जितनी कम यूज हो रही हो उतना ही हमारा प्रोग्राम फास्ट रन करता है। इसलिए हमें अपनी जो डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके लिए हम जो वर्स्ट केस है और बेस्ट केस है उसको फाइंड करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोग्राम है उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करके अपने प्रोग्राम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करें और प्रोग्राम को ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। उसके अलावा जो लास्ट की टेक अवे है उसमें हम ये कहते हैं कि हम जब भी अपने प्रोग्राम को राइट करें तो उसमें हम अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करें, ताकि हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करते हुए कम से कम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ऑक्युपाई करते हुए प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाएं। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड तो वो काइंडली पूछ सकते सर आपने अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया? हमारे पास अभी 12 मिनट्स हैं आई गेस। हैं। सर मेरी जो स्लाइड है वो मुकम्मल होगी। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है अगर तो यू कैन आस्क। ठीक है सर, आप अपनी जरा स्लाइड्स शेयर करें दोबारा, हम ऑक्सिलरी स्पेस और एक दो कंसेप्ट्स देख लेते हैं बिकॉज हमारे पास टाइम है। जी सर sure। सर मेरी स्लाइड बताइएगा कौन सी शेयर करनी है। सर आप ऑक्सिलरी स्पेस पे आ जाएं। ये एक सेकेंड, ये
एनोटेशंस क्यों नहीं शो हो रही? आपको एनोटेशंस शो हो रही जी सर, मुझे एनोटेशन शो हो रही हैं? ठीक है, आप स्क्रीन को बंद कर देगा। जब मैं करूंगा तो मुझे एनोटेशन शो होगी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता शो। हूँ। अच्छा, सर ने अपना सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। हम ना थोड़ा सा इसको डीप में देख लेते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी टाइम है और हमने ये थ्रू आउट द अपने कोर्स जो है ये कम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस करना है। अच्छा, हमने अभी पढ़ा था इधर कंसेप्ट के जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो निकलेगी मेरी टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम हुई है। ठीक है, जिसमें मेरी इनपुट प्लस ऑक्सिलरी स्पेस की कम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में ना एक कंसेप्ट है ऑक्सिलरी स्पेस के। ये कहता है कि तुम जितने भी टेम्परेरी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो ना, वो सारे ऑक्सिलरी स्पेस है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फॉर लूप लगाया है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज हम कह देते हैं कि एन। ठीक है, मैंने ये लूप बनाया है। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से मैं सिर्फ प्रिंट आई कर रहा हूँ। अब इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है मेरे पास? इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी सिंपल है मेरे पास, ओ ऑफ वन। ठीक है, क्योंकि इनपुट साइज जितना मर्जी इंक्रीज हो कुछ भी नहीं होना। सिंपल उसने एन लेना है, उतने टाइम्स लूप चलाना है, आई की वैल्यू अपडेट करके जी बस प्रिंट करते जाना है। ठीक है, ओ वन स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। अब ऑक्सिलरी स्पेस का कंसेप्ट क्या कहता है? वो कहता है कि तुमने अपने एल्गोरिथम में अपने सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए कोई भी वेरिएबल क्रिएट किया। मैं कहता हूं मैंने एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, जिसमें मैं आई को स्टोर कर रहा हूं। ठीक है, अब ये मुझे कब करना है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरे पास जिसमें मुझे कोई बड़ा नंबर निकालना है अरे में। ठीक है, या मुझे स्वैप करने हैं नंबर से, मुझे स्वैप करने हैं अरे में। ठीक है, मैं क्या करूंगा? मैं पिछला वेरिएबल टैब पे रखवाऊंगा, आगे लूप मूव करूंगा, अगले में टेम्प को रखवा दूंगा, पिछला चेंज कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैं इस टेम्प के साथ अपने पूरे एल्गोरिदम में कुछ भी कर रहा हूं अपनी आउटपुट तक पहुंचने के लिए, तो टेम्प वो सारी चीजें ऑक्सिलरी स्पेस के अंदर काउंट करती हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी बनती है इनपुट की, जो कि ओ वन थी, प्लस ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, ये ओ ऑफ एन थी, तो टोटल मेरी हो जाएगी ओ ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि मैंने अपने अंदर टेम्प यूज किया है और वो टेम्प जो है वो ऑक्सिलरी स्पेस यूटिलाइज कर रहा है। तो ये ऑक्सिलरी स्पेस है कि जो टोटल मेरी निकलेगी वो मेरी निकलेगी इनपुट प्लस ऑक्सिलरी टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी सॉरी। अच्छा, इसमें इसमें ये भी टाइम इक्वल टू आई जो मैंने अभी किया ना, ये भी ओ ऑफ वन है। ठीक है, तो ये भी ओ ऑफ एन नहीं है। अभी इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी टोटल ओ ऑफ वन नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मैंने टेम्प के साथ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। अब लेट्स से मैं आगे टेम्प को यूज करके कोई अरे डेवलप कर लेता हूँ जो ओ ऑफ वन हो जाती है, तब मेरी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी। ठीक है, और इनपुट प्लस ऑक्सिलरी में जो बड़ी वैल्यू होगी हम वो ले लेते हैं अपनी स्पेस कम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑक्सिलरी स्पेस का कंसेप्ट है। अगर किसी को अभी भी क्लियर नहीं है ये, तो हम इसे फर्दर देख सकते हैं। ओके, फाइन, ठीक है, हमें समझ आ गई कि ठीक है, ये टेम्प मैंने एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बनाया अंदर जो मेरे एल्गोरिदम्स के लिए ज़रूरी था। मैंने आगे उसके साथ कोई कंप्यूटेशन करनी थी, तो ये बेसिकली ऑक्सिलरी स्पेस का कंसेप्ट था। ठीक है, अब इसमें हम फर्दर क्या देख लेते हैं? किसी का कोई क्वेश्चन हो कि हम इस चीज़ को देख लें दोबारा, तो हम उसको देख सकते हैं। हमारे पास अभी भी 7 मिनट हैं। अच्छा, हम ये वाला देख लेते हैं, ये लोगो फैन। ठीक है, ये एन लोगो फैन, ये क्या है? अच्छा, लोगो फैन का क्या मतलब है? लोगो फैन का क्या मतलब है और ये ओ फैन से क्यों बेहतर है? ठीक है, ओ फैन क्या कहता है कि तुम्हारी इनपुट साइज इंक्रीज कर रही है, उतनी उतनी दफा तुम्हारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज कर रही है। यानी कि तुम्हारा नंबर जितना है उतनी टाइम मुझे कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी पड़ रही है, विच इज बेसिकली ओ फैन। ठीक है, अब ओ लोगो फैन क्या है, वो कब आएगा और वो बेहतर क्यों है ओ फैन से? ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक अरे गिवन है, अनसॉर्टेड अरे है मेरे पास। ठीक है, मुझे एक टारगेट दिया गया है कि तुमने इस अरे में ये नंबर फाइंड करना है। ये तो है ही नहीं उसके अंदर।
अच्छा ठीक है, आप मुझे एक नंबर दिया गया, उसने कहा कि आपने इस अनसॉर्टेड अरे में ये नंबर फाइंड करना है, ये फाइंड करें। ठीक है। अब एक कंसेप्ट क्या है कि मैं इसके ऊपर लूप लगाऊं। ठीक है। और जहाँ अगर ये मुझे नंबर मिलता है तो मैं उसको बता दूं कि ये इसके अंदर ये इस इंडेक्स पे ये नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है। एक तो तरीका ये है। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी, इसमें ओ ऑफ एन होगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पूरी रे को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तो उतने टाइम मेरा लूप चलेगा। ठीक है। और मुझे उसको ढूंढने के लिए पूरी इटरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। ओ ऑफ एन आ गया। ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको हम ऑप्टिमाइज किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ कि मैं इस रे का मिडल निकालता हूँ। ठीक है। लेट्स से मेरे पास 6 आ गया। ठीक है। और मैं उसको ढूंढूंगा अपने लेफ्ट साइड पे, और उसको ढूंढूंगा अपने राइट साइड पे। ठीक है। अब इसी तरह ना मैं ढूंढते ढूंढते अपनी अरे को डिवाइड करता जाऊंगा। पहले इसमें ढूंढूंगा, नहीं मिलेगा, फिर मैं इस वाले पोर्शन को यूज करके ये वाला पोर्शन निकाल लूंगा और इस पोर्शन को यूटिलाइज कर लूंगा। ठीक है। यानी कि हर स्टेप में मेरी जो इनपुट है वो हाफ हो रही है। यानी कि मुझे पूरी अरे ट्रेवर्स नहीं करनी पड़ रही, मैं आधी अरे को यूज कर रहा हूँ। तो ऑफ लॉग ऑफ एन का मतलब यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम को टू हाफ्स में डिवाइड कर लें, जिसकी वजह से टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। और ये ओ ऑफ एन से इसलिए बेहतर होती है क्योंकि हमें दोबारा दोबारा जो है पूरे लूप को ट्रेवर्स करना नहीं पड़ता। तो दैट्स हाउ ओ लॉग ऑफ एन इज बेटर। अब ओ एन लॉग ऑफ एन क्या है? अब यही वाला एक्शन, जैसे एक मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम आगे पढ़ेंगे, यही वाला स्टेप जो है मुझे बार बार करना पड़ता है कि मैं अरे को तोड़ूं फिर मर्ज करूं। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं कि जो तुम्हारी ये है, इस पे ओ एन लॉग ऑफ एन करेंगे, यानी एन टाइम्स उसको परफॉर्म करेंगे। मैंने इसमें एक मिस्टेक कर दी है। ये जो मेरा बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम है, ये मेरा लगेगा उसके ऊपर, सॉर्टेड अरे के ऊपर। ठीक है। और अनसॉर्टेड पे नहीं वो वर्क करेगा। आई एम सॉरी फॉर डैट, मैंने उसे गलत बता दिया। लेकिन ये एल्गोरिदम्स आगे पढ़ने हैं। जस्ट बेसिक मकसद ये है कि आपको समझ आ जाए कि ओ लॉग ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी कैसे बेहतर है। तो वो बेसिकली इस तरह बेहतर है कि मैं अपने एल्गोरिदम में कुछ इस तरह का काम करूं कि मुझे पूरी अरे ट्रैवर्स ना करनी पड़े, मैं उसको किसी एफिशिएंट तरीके से यूज करके अपनी अरे को डिवाइड कर लूं, और आधी अरे पे एक्शंस परफॉर्म करके मुझे पता चल जाए कि क्या है। ठीक है। और मुझे पता चल जाए कि जैसे अब मैंने 6 ढूंढना है, मैं अपना मिडल निकाल लूं। ठीक है। मिडल मेरा निकला 10। लेट से मेरा 10 मिडल निकला। अब मुझे पता चल गया है कि जो मेरा नंबर है वो 10 से छोटा है। ठीक है। मैं ये वाली अरे को जो है वो स्किप कर दूंगा। मैं कहूंगा भाई तुमने इसको नहीं ट्रेवर्स करना, तुमने इससे पीछे वाले पार्ट को चेक करना है। ठीक है। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि मुझे ये वाला पार्ट ट्रेवर्स ही नहीं करना पड़ा। मैंने मिडल निकाला, मिडल निकाल के मैंने देखा तेरे तुम्हारे लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है एलिमेंट। तो मैंने कहा कि इससे छोटा एलिमेंट है, यानी कि उसके पीछे पड़ा होगा। तो मैंने उधर ढूंढ लिया। ठीक है। मुझे बाकी 10 के आगे वाली अरे ढूंढनी नहीं पड़ी। अब लेट्स से इधर 14 16 18 जितने भी करेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं मिडल निकालता अपना, के देखता कि मेरा के छोटा है कि बड़ा है। छोटा है तो लेफ्ट ले लो, बड़ा है तो राइट ले लो। ठीक है। तो हर स्टेप में मेरी जो प्रॉब्लम है वो हाफ्स में डिवाइड होती जा रही है, और मुझे एक पार्ट को ट्रेवर्स ही नहीं करना पड़ रहा। तो इस तरह जो मेरी कम्प्लेक्सिटी है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो कम होके ओ ऑफ एन से ओ लॉग ऑफ एन हो गई। सो बेसिकली ये एक हमारी विजुअलाइजेशन है कि हमने जो अभी इतनी पढ़ी है वो कैसे हैं। ठीक है। ओ ऑफ एन स्केयर में क्या होगा? ओ ऑफ एन स्केयर में है कि मैंने बाहर बाहर कोई फोर लूप लगाया है, मैं कहता हूँ फॉर आई इन रेंज एन। ठीक है। अब मुझे पता है कि इसने 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 जो है वो एन टाइम्स चलना है। मैं इसके अंदर एक और लूप लगा देता हूँ फॉर जे इन रेंज एन। ठीक है। यानी कि हर आई के लिए तुम दोबारा उसी इनपुट साइज को कराओ। ठीक है। इसने तो एन टाइम्स चलना ही चलना है, इसने भी एन टाइम्स चलना है। ठीक है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी होगी एन स्केयर, यानी कि एक इनपुट के लिए मेरा एक लूप चल ही रहा था, मैंने उसके अंदर एक और लूप चला दिया, तो मेरी कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन से होगी ओ एन एन स्केयर। ठीक है। अब इसमें एक और चीज है कि मैं लेट्स से कहता हूं कि ये फोर लूप उसके अंदर नहीं है, मेरा फोर लूप एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लेकिन मैंने दो लूप यूज किए हैं। अब क्या होगी मेरी कम्प्लेक्सिटी? अब भी ओ एन स्केयर होगी? नहीं, अब मेरा जो ये लूप है इसके ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है ये वाला लूप। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, इसकी ओ ऑफ एन सेपरेट है, इसकी ओ ऑफ एन सेपरेट है, और मेरी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई ओ टू ऑफ एन, ओ एन प्लस ओ एन टू एन, ओ टू एन हो गई। ठीक है।
ये बेसिकली जो 2 की पावर n है ना, ये सेपरेट है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये ओ ऑफ हो गई इस तरह से, O2n। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक लूप ये है, एक ये है, लेकिन हम कॉन्स्टेंट्स को इंक्रीज कर देते हैं, बिकॉज अगर हम इसको कभी ग्राफिकली भी देखें ना, लेट्स से हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, तो ये कॉन्स्टेंट्स ना इतना मैटर नहीं कर रहे होते। बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि ये O ऑफ n है कि क्या है। तो दिस वाज अ लिटिल एडिशन टू सर अहमद्स लेक्चर। बाकी हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, वरना फिर हम अपना सेशन एंड करते हैं। सही है, तो फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे दोबारा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। Thank you very much, sir, for adding these things.